हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज करंट एसेट्स पे चर्चा करनी है। 15 से 20 मिनट की चर्चा है, वो ख़त्म करते हैं। फिर बेटा 3 एग्जाम्पल मैं करूँगा, फिर छुट्टी। ठीक है जी। अभी तक बेटा इस चैप्टर का कोई भी होमवर्क आपको नहीं मिला, ठीक है ना। आज से मिलना शुरू होगा होमवर्क। मस्ती कर रहे हो और क्या, 5 7 10 दिन से तो मस्ती चल रही है तुम्हारी। अब लो आज 25 26 इलस्ट्रेशन इकट्ठे होमवर्क। लो जी बाबू, शुरू करते हैं। बात सामने देखना बेटा, 2 मिनट के लिए सामने देखो। बाबू कल हम नॉन करंट एसेट्स को सुना रहे थे, 1 मिनट के लिए सामने देखना। आप सबने बेटा कल नॉन करंट एसेट्स सुनाई। शॉर्टकट क्या था? F&D LO। सर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। F&D LO, और इसमें बेटा पहले थी टेंजिबल एसेट्स, देन इंटेंजिबल, देन कैपिटल WIP, देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सर इस हेडिंग का नाम ना चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब चेंज ही लिखना। क्या नाम कर दिया गया? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। 4 वर्ड है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और ऐसे टेंजिबल एसेट्स में वो शुरू के 3 नाम, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करना पड़ेगा। लॉ है, लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है जी। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। F&D LO था, P&D LO हो गया, सीधी सी बात। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ जाएं आगे बाबू। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। करंट एसेट्स बाबू, बस अब मेरे को देखोगे तुम ऐसे करोगे, फिर मेरे को और बहुत देर लगेगी। बेटा चर्चा कर रहे हैं करंट एसेट्स। बेटा 6 हैं। सेट CSO बोलो जी फटाफट से, सामने देखो, बताओ। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ठीक है जी बाबू। करंट इन्वेस्टमेंट पे चर्चा नोट नंबर 16 में पहले ही लिखवा चुका हूँ, नोट नंबर 16 पहले ही हो चुका है, देख लो। जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, साथ साथ करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट भी बता दी थी। बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक ही स्पेसिफिक एग्जांपल है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। बाकी बेटा जितने एग्जांपल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के हैं वो सब करंट के भी हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। चलो अब सामने देखना बाबू। नोट नंबर 17 इन्वेंट्री की चर्चा कर रहे हैं। नोट नंबर 17 बाबू, इन्वेंट्री की चर्चा कर रहे हैं। नोट नंबर 17। इन्वेंट्री बेटा तीन तरीके की अकेले पार्टनरशिप फर्म की है। रॉ मटेरियल, सॉरी, अकेले मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। चलो जी बाबू, 6 तरीके की इन्वेंट्री होती है, ठीक है ना। आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट का मुद्दा है। और बेटा सबसे पहली बात स्टॉक इन ट्रेड पर देखो। बेटा कंसर्न ना, कोई भी बिजनेस कर रहे हो बेटा, कोई भी कंसर्न की बात कर लो बेटा, आप 3 ही तरीके से काम कर सकते हो। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप ट्रेडिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप सर्विस कंसर्न हो सकते हो। बेटा सर्विस कंसर्न के पास कोई स्टॉक नहीं होता। मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है ना। मेरे पास किसी चीज़ का स्टॉक होता है 31 मार्च को? किस चीज़ का स्टॉक? सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती। बेटा ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती हैं? ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं जो खरीद देती हैं वही बेच देती हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती हैं? बेटा खरीदती कुछ और हैं, प्रोसेस करती हैं, बेचती कुछ और है। खरीदती हैं रॉ मटेरियल, प्रोसेस करती हैं, फिनिश गुड्स बनाती हैं, बेच देती हैं। यही फर्क होता है ना ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। बेटा आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, चेयर खरीदते हो, चेयर बेच देते हो। AC खरीदते हो, AC बेच देते हो।
बेटा स्टूल खरीदते हो, स्टूल बेच देते हो, बल्ब खरीदते हो, बल्ब बेच देते हो, कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, आप ट्रेडिंग कंसर्न हो। ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को बोलते हैं बेटा हम स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी, ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। 31 मार्च के दिन इसके पास जो स्टॉक होगा उसे बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के एंगल से बात करो तो बेटा उसके पास 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। बिजनेस स्टडीज में भी हाल ही में टॉपिक खत्म किया है, तो आपकी पीएचडी वैसे ही है बाबू। 31 मार्च के दिन ब्लैकबेरी की फैक्ट्री सोचने की कोशिश करो। मैंने ब्लैकबेरी का एग्जांपल इसलिए लिया बेटा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, खरीदती है फैब्रिक, 2 प्रोसेस करती है, कटिंग देन स्टिचिंग, सूट शर्ट पैंट बनाती है बेटा, फिर बेचती है। ठीक है जी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खरीदती कुछ और है, बेचती कुछ और है। बेटा 31 मार्च के दिन ब्लैकबेरी की फैक्ट्री एस्यूम करने की कोशिश करो, वर्चुअली एस्यूम करो, एक्चुअली तो नहीं जा रहे, वर्चुअली जाओ। बेटा एक गोडाउन भरा पड़ा है फैब्रिक की, फैब्रिक कई थान पड़े हैं बेटा फैब्रिक के, कई लाखों मीटर कपड़ा फैब्रिक की फैब्रिक पड़ा है। बेटा ये जो फैब्रिक पड़ा है 31 मार्च के दिन, बेटा ये क्या है बाबू? ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है बाबू। 31 मार्च के दिन उसका एक और गोडाउन भी भरा पड़ा है जिसमें तैयार शर्ट्स पड़ी हैं, तैयार पैंट्स पड़ी हैं, तैयार कोट पैंट्स पड़े हैं बेटा। 1-1 लाख रुपए के सूट बनाकर रखे हुए हैं ब्लैकबेरी ने। सर वो क्या है जो स्टॉक पड़ा हुआ है? वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है सर। उसके पास फैब्रिक भी होगा 31 मार्च के दिन, कई लाखों मीटर। उसके पास बेटा तैयार सूट शर्ट पैंट भी होंगे। बेटा जो फैब्रिक पड़ा है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, जो बेटा तैयार सूट शर्ट पैंट पड़े हैं वो बेटा फिनिश गुड्स का स्टॉक है। तो बेटा WIP क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? आप कैपिटल WIP मुझसे टर्म पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो? तो बेटा ये पढ़ना और आसान होगा। WIP क्या चीज है बेटा? अगर मैं 31 मार्च के दिन रात को 8 बजे उसकी फैक्ट्री दिखाने की कोशिश करूं तो बेटा बहुत सारा फैब्रिक ऐसा है जो पहली मशीन से गुजर चुका है, या कटिंग वाला पोर्शन होता है। सर देखते हो ना आप, कई बार देखते हो आपने, सहारनपुर सिटी में मुझे लगता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखने का मौका मिला होगा, मास्टर लगे रहते हैं बेटा, इतने इतने लाखों मीटर कपड़ा इकट्ठा रखते हैं, बहुत बड़ी कैंची चलाते रहते हैं, कैंची पे हाथ मारते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं। तो पहले कटिंग होती है बेटा, देन स्टिचिंग होती है। तो बेटा रात के 8 बजे बेटा अगर मैं फैक्ट्री दिखाने की कोशिश करूं 31 मार्च के दिन, तो कई लाखों मीटर कपड़ा कट चुका है, पर बेटा सिला नहीं है अभी। एक प्रोसेस से गुजर चुका है कटिंग, और दूसरी प्रोसेस पेंडिंग है स्टिचिंग। तो बेटा वो जो कपड़ा जिस पे कटिंग हो चुकी है ना, वो रॉ मटेरियल का करेक्टर छोड़ चुका है, अब रॉ मटेरियल नहीं है, और फिनिश गुड्स वो बना नहीं है। तो वो है क्या बेटा? उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास 31 मार्च के दिन 3 चीजों का स्टॉक होता है। उसी के पास रॉ मटेरियल है, उसी के पास WIP है, उसी के पास फिनिश गुड्स है। और एक ट्रेडिंग कंसर्न के पास एक तरीके का स्टॉक होता है जिसका नाम है स्टॉक इन ट्रेड। पहले बताओ 4 बातें समझ में आई? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। सर ये क्या होता है बाबू? स्टोर्स को तो मैं अपनी भाषा में बोलता हूं कंज्यूमेबल्स, ठीक है ना, और स्पेयर का मतलब कुछ और नहीं, स्पेयर पार्ट्स। बेटा आप देखते हो मशीनरी के ना कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कुछ एसेसरीज होती हैं, और बेटा कुछ मशीनरी में डलते हैं स्टोर्स। स्टोर्स क्या होते हैं बेटा? कंज्यूमेबल, जो टाइम के साथ साथ कंज्यूम होते रहते हैं, जस्ट लाइक ऑयलिंग। बेटा एक मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बात करूं तो वो तो ड्रम के ड्रम लाते हैं ऑयल के, ठीक है ना बेटा, इतनी सारी मशीनरी। बेटा रोज सुबह ऑयल देना है हर मशीन को, तो ड्रम के ड्रम खरीदते हैं बेटा, 50-50 लीटर 100-100 लीटर के ऑयल के। 31 मार्च के दिन अगर कोई बेटा ग्रीस पड़ी हुई है, ऑयल पड़ा हुआ है, तो वो भी एक स्टॉक है बेटा, उसे हम दिखाते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स में। और स्पेयर्स के तौर पर हम बेटा नट बोल्ट खरीद के रखते हैं, जो छोटी मोटी एसेसरी होती है वो हर मशीन की खरीद के रखते हैं। वरना बेटा अगर आप सोचो कि बेटा अगर मशीनरी का एक नट बोल्ट लूज हो जाए और आप सोचो मैं तो मार्केट भागूंगा, तो सर ऑर्गेनाइजेशन तो चल गई फिर तो। आप मार्केट भागोगे, रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में तो खाली ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने के लिए 1.5 घंटा चाहिए, इतनी अंदर तो जाके फैक्ट्री है उनकी।
फिर तो चला लिया आपने ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा स्पेयर पार्ट्स अंदर ही मौजूद होते हैं, कंज्यूमेबल्स अंदर ही मौजूद होते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात? और बेटा लूज टूल्स, इसमें क्या आता है बेटा? टूल किट। मशीनरी को बेटा चलाने के लिए, कुछ रिपेयरिंग के लिए टूल किट चाहिए। जस्ट लाइक बेटा प्लास हो गया या स्क्रू ड्राइवर्स हो गए। बेटा वो टूल किट क्या होती है बेटा? वो अलग अलग नंबर की चाबियां हो गई। हम अपनी एक्टिवा को सर्विस कराते हैं, हम देखते हैं बेटा बाबू वो सब क्या लूज टूल का पार्ट है। एक बात आपके मतलब आप क्या लेग पुलिंग करोगे? मैं अपनी लेग पुलिंग खुद करता हूँ। तो आज से 3 साल पहले ना मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन करा, भैया लूज टूल तो फिक्स एसेट्स नहीं होना चाहिए, ये कहाँ खराब होते हैं, इनकी तो लाइफ अच्छी खासी होती है, क्या ये करंट एसेट में दिखवा रहे हैं? मुझे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा। मैंने कहा यार अच्छा। फिलहाल तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा चल मुझे टाइम दे, तो बताऊंगा जरूर तेरे को इसका आंसर कि लॉ ने क्या लॉजिक लगाया कि लूज टूल्स को बेटा करंट एसेट्स में दिखवा दिया। भाई मैंने बड़ी मत्थावच्ची करी, बड़ी मत्थावच्ची करी, बहुत मत्थावच्ची करने के बाद मतलब कितनी किताबें झानी कि क्या लॉ का लॉजिक क्या था। ठीक है ना, बहुत मत्थावच्ची करने के बाद एक जगह काम का वर्ड मिला मुझे। लॉ ने बेटा लूज टूल्स को, टूल किट को करंट एसेट्स में इसलिए लिखवाया क्योंकि जनरली हम इतने केयरलेस होते हैं कि बेटा टूल्स मिलते नहीं हैं और 1 साल में ही खत्म हो जाते हैं, खो ही जाते हैं। जनरली ऐसी बात होती है। आप खुद सोचो बेटा, कितनी बार हमारे घर में भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। पेचकस होते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर्स, क्लास होते हैं ना, सर ढूंढने लगो, जब चाहिए होगा ना तब कभी नहीं मिलते। और जनरली हमेशा ऐसा होता है। ठीक है ना, लॉनेस लॉजिक पे कि अपनी लाइफ पूरी नहीं करते कभी भी। ठीक है इनकी लाइफ अच्छी खासी होती है पर पूरी नहीं करते। ये चीज़ें मिस हैंडल्ड ही होती आई हैं आज तक, हमेशा खोती आई हैं। इस लॉजिक पे बेटा इसको कहाँ दिखवा दिया? लूज टूल्स करंट एसेट्स में दिखवा दिया। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? समझ आई बात? तो बेटा इन्वेंट्री 6 तरीके की है, कोई प्रॉब्लम है पूछो। बढ़े आगे? ठीक है जी, चलो बाबू ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बेटा मैं ट्रेड रिसीवेबल पे कुछ भी बोलूंगा नहीं। अरे यार क्या हुआ, गया आकाश एक सेकंड बाबू। अरे यार क्या कर रहा है ये बेटा? ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 18, कुछ खास चर्चा नहीं है मेरी। ठीक है ना, सिर्फ आपको ही याद करना है बेटा। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल लिखता था, यहाँ बेटा डेटर और बिल्स रिसीवेबल लिख रहा हूँ। तो याद है ना, डेटर किसको बोलते हैं? हर वो कस्टमर जिसको मेरा बिजनेस उधार पर गुड्स बेचता है, हर वो कस्टमर डेटर है। और बेटा बी आर मतलब कुछ और नहीं मेरी नज़र में, सिक्योर्ड डेटर, जिससे पैसा मिलने की गारंटी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, वो याद करो बेटा बात कि बिल साइन करने के लिए बुलाया कोर्ट में और वो सारी बात। ठीक है ना, बिल्स पेबल के टाइम पे दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया था, अब कोई बात नहीं। ठीक है जी बाबू, देन बात करते हैं नोट नंबर 19। ठीक है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बड़े काम की बात। ठीक है ना, और यहाँ बहुत सारे बच्चे ज़बरदस्ती फंस जाते हैं। बाबू नोट नंबर 19 मेरी तरफ देखना बाबू, क्या लिखा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब या तो खुद कैश या बेटा कैश के बराबर चीज है। कैश के बराबर, सर आप बताना कैश के बराबर और क्या होता है? अरे अगर ये भी नहीं बता पाओगी ना एक आइटम, तो फिर तो तुम गधे हो। क्या चेक? अरे यार तू तो एक्सेप्शन ही बात किया अगर कभी जिंदगी में। बैलेंस इन बैंक यानी कि बैंक बैलेंस। सर ये एक ऐसी बात है जिसको मतलब कोई भी बता सकता है, बच्चा भी बता सकता है। सर आपके बैंक में बैलेंस है 1 करोड़ रुपए हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, बेटा बैंक के पास इतना पैसा है एक्चुअलिटी में कि बेटा वो बिल्कुल कैश के बराबर है, कि अगली सुबह ही मैं कैश के बराबर कन्वर्ट करा सकता हूँ उसको। मानते हो ना बेटा बात? तो बाबू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बेटा थर्ड वन इज चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड। बेटा अगर आपको आज शाम को 6 बजे कोई इंसान, कोई कस्टमर आपका चेक दे गया, ठीक है 6 बजे पैसे नहीं मिल सकते, बैंक बंद हो गया, पर बेटा ये बिल्कुल कैश के बराबर चीज है।
अंशी का फोन चल रहा है ना रेगुलर? इंस्टाग्राम खुला हुआ है ना? मैं बता रहा हूँ बेटा, अब फिर तुम मेरे को कोई एक्शन लेने पे मजबूर करो कि फिर मैं, अगर शाम को एक कस्टमर मेरा चेक दे गया, ड्राफ्ट दे गया, ठीक है बेटा, अभी मेरे को बैंक से क्लियर नहीं हो सकता वो, लेकिन बेटा बिल्कुल कैश के बराबर है। अगले दिन सुबह 9 9:30 बजते ही बेटा जैसे पब्लिक डीलिंग शुरू हो गई, मैं कैश रखूंगा, उतनी अमाउंट का कैश मेरे हाथ में होगा। क्लियर है ना बात? तो कैश के बिल्कुल बराबर चीज है बेटा, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड। ठीक है जी, अब सबसे काम की बात, और अब एक बात बोलती है जान निकल जाती है तेरी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अब बहुत काम की बात बोलूंगा बेटा, और इस पे ना डबल ट्रिपल जितने स्टार्ट लगाने लगा लेना, यहीं फंसेगा आदमी। सर, अब आप सोचोगे यार ये कौन सी इन्वेस्टमेंट लिख दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखवा दी, करंट इन्वेस्टमेंट लिखवा दी, ये क्या बनाया इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। सुनना बाबू, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं 12 महीने से ज़्यादा के लिए तो लिखवा तो दी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, और अगर मैं करूं 12 महीने से कम के लिए तो लिखवा तो दी करंट इन्वेस्टमेंट में। अब क्या बच गया? सर, बड़े काम की बात यह है कि इन्वेस्टमेंट सच मायने में 3 अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो। ठीक है, 12 महीने से कम के लिए कर सकते हो, 12 महीने से ज़्यादा के लिए। बेटा ये बोलता है अगर आपने, वही सारे एग्जाम्पल हैं 6, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड। अगर आपने 3 महीने तक के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो बेटा आप कैश एंड कैश इक्वलेंट में ही दिखाओगे, क्योंकि बिल्कुल कैश के बराबर चीज है। आज ही बेच लो, कैश ले आओ। अगर मैंने जब इन्वेस्टमेंट करी, मेरा पर्पस है 3 महीने के अंदर अंदर बेचना है, तो सर वो कहते हैं बिल्कुल कैश के बराबर चीज है। तो और अगर बेटा मैंने 3 महीने से ज़्यादा के लिए करी लेकिन 12 महीने तक के लिए करी तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट। और बेटा अगर मैंने 12 महीने से ज़्यादा के लिए ही की है तो बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? एग्जाम्पल वही 6 हैं तीनों के, ठीक है, और नॉन करंट का एक और, पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, चलो बाबू, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कोई नोट नंबर नहीं डाल रहा मैं इसके ऊपर, क्योंकि कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल ही नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा आप लोन लेते हो या तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म के लिए लिया होगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लाइबिलिटी साइड। अगर बेटा आपने लोन दिया है या एडवांसेस दिए हैं, बेटा अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए हैं तो बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वहाँ 2 और एग्जाम्पल भी थे, कैपिटल डिपॉजिट्स और सिक्योरिटी, कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर बेटा आपने शॉर्ट टर्म के लिए दिया है किसी को, मैंने किसी को बेटा लोन दिया और मुझे पता है बेटा इट इज रिकवरेबल विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज होने वाला है मेरे को, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। और इसका एक ही एग्जाम्पल पेपर में आता है, नाम भी यही आता है, लोन रिकवरेबल विद इन 12 मंथ, नाम ही यही आता है और कोई नाम ही नहीं है इसके पास। तो बेटा वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है। ठीक है जी, ओके बात। अदर करंट एसेट्स, और बेटा सब कुछ स्वाहा, ठीक है ना, मतलब बैलेंस शीट स्वाहा। एसपीएल शुरू करेंगे कल से, वो 2 दिन का ही मुद्दा है, 2 दिन का। ठीक है जी, कितने लेक्चर लग गए अब तक? 6 या 7 लग गए, 10 से कम नहीं लगेंगे, 10 बोले थे आपको एज पर प्रॉमिस। 7 लग गए? नहीं यार, इतने नहीं लगे होंगे, 7 ही लगे होंगे मेरा ख्याल। तो एक एक क्वेश्चन वाला है, एक दिन क्वेश्चन भी तो होंगे ना, वो भी चलता रहेगा साथ साथ। चलो बेटा, अदर करंट एसेट्स। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई करंट एसेट्स ऐसी रह गई जो हमने कभी जिंदगी में पढ़ी हुई है और दिखाई नहीं है? पढ़ी है जिंदगी में कभी? 11वीं में पढ़ी हो? सर अभी रहती हैं एसेट्स, और आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, इतने ऐसे बन रहे हो, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। बुरे हालात हैं तुम्हारे भाई जिंदगी में बहुत। ये सेविका चीख रही थी बिजनेस स्टडीज में उस दिन, करंट एसेट का एग्जाम्पल में प्रीपेड प्रीपेड प्रीपेड, नहीं बोला था?
चलो बाबू, बस 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 बस, बिल्कुल चुप। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पेड इन एडवांस। बेटा अगर कोई खर्चे आपने एडवांस में पे करे हुए हैं जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, वो सब बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और मेरी करंट एसेट्स हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा देना। लेट्स सपोज कि बेटा मार्च मंथ आ गया और मैं 12 महीने का रेंट पहले से ही अपने लैंडलॉर्ड को दे चुका हूँ। ठीक है जी, उन्होंने कहा मुझे 2 महीने का एडवांस और चाहिए, तो बेटा मैंने 2 महीने का एडवांस उनको पे कर दिया। 31 मार्च के दिन बेटा इन 2 महीने के रेंट को मैं दिखाऊंगा प्रीपेड एक्सपेंस कि मैंने एडवांस पे किया हुआ है, अब मेरी तो जिम्मेदारी खत्म, मुझे तो इसका बेनिफिट मिलेगा अगले 2 महीने। उनको बेटा 2 महीने के लिए मुझे लैंड अवेलेबल करानी है, मुझे तो कुछ नहीं करना ना। तो बेटा ऐसे खर्चे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रीड इनकम, ये क्या होती है? इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, वो इनकम जो आप कमा चुके हो बस मिली नहीं है। कहने के लिए एक बात बोल देता हूं आपको, बेटा यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नाइकी शूज, और बेटा नाइकी ने एक ऑफर निकाला डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कि अगर कोई मार्च मंथ में 10 लाख का सामान बेच दे, हम वेरीफाई करेंगे शॉप पर आकर, अगर वेरिफिकेशन में पता लगे कि 10 लाख का सामान बिक गया है तो 10% कमीशन मिलेगी उसको। ठीक है, आपने 10 लाख का सामान खरीदा, एक एक पाई पाई बेच दी बेटा। 28 और 29 मार्च को आपने कॉल करा कि देख जाओ बिक चुका है सामान 10 लाख का। बेटा उनका सर्वेयर आता है, चेक करके जाता है, सब कुछ उसको ठीक लगता है, वो अपनी रिपोर्ट में लिख देता है कि इस पार्टी ने 10 लाख का सामान बेच दिया। ठीक है जी, सब कुछ ओके हो गया, पर 31 मार्च तक पैसे नहीं आए, वो तो लिख के बेच चुका। बेटा ये वो इनकम है, मैं कमा तो चुका हूँ, बस मिली तो नहीं है, मिल जाएगी। बेटा ऐसी इनकम क्या है, क्योंकि मुझे नियर फ्यूचर बेनिफिट मिलने ही वाला है बेटा, ऐसे इनकम को मैं बोलता हूँ कमीशन रिसीवेबल या बेटा एक्रीड कमीशन। इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव, कमा तो ली मैंने बस मिली नहीं है। ऐसे ही बेटा अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बेटा कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि डिविडेंड मिलेगा, ऐसे ही अनाउंसमेंट हुई, मान लो 31 मार्च को अनाउंसमेंट हो गई, सर अर्न तो कर ली मैंने बस मिली तो नहीं है, कोई नहीं 2-3 दिन में मिल जाएगी, मेरे खाते में आ जाएंगे पैसे। तो बेटा ऑन दैट लॉजिक डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक्रीड वर्ड के लिए रिसीवेबल लगाया जाता है और आउटस्टैंडिंग के लिए पेबल, पेबल जीएसटी पेबल, पीएफ पेबल, कल सुना रहे थे ना आप एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग है तो एग्जाम्पल है वो, ऐसे ही रिसीवेबल सब एक्रीड के एग्जाम्पल होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात? एडवांस टैक्स ये क्या चीज होती है बाबू? हर कंपनी को ना अपनी अर्निंग के बेसिस पर ना एडवांस टैक्स जमा करना होता है। कहने का मतलब क्या बता देता हूँ, अप्रैल मंथ, मई मंथ और जून मंथ, 3 महीने का एक क्वार्टर, एक ग्रुप है, क्वार्टर है बाबू। 15 जून को सरकार कहती है एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा कर दो, 15 सितंबर को दूसरी, 15 दिसंबर को तीसरी और 15 मार्च को चौथी। यानी कि हर क्वार्टर के ख़त्म होने से 15 दिन पहले हमें आप अपने अंदाजे से टैक्स जमा कर दो। मान लो आप कोई कंपनी हो बेटा एबीसी लिमिटेड, 3 महीने में आपने 9 करोड़ रुपए कमा लिए, आपका अंदाजा है कि मैंने 9-10 करोड़ रुपए कमा लिए, तो सरकार कहती है अपने अंदाजे से टैक्स जमा कर दो आप। हमने कहा ठीक है सरकार, ठीक है 9 करोड़ कमा लिए, मेरे ऊपर 30% टैक्स है, 2 करोड़ 70 लाख, आपने बेटा 15 जून को जमा करा दी। ठीक है जी बाबू, फिर एक अगला क्वार्टर गया, फिर आपका अंदाजा है इस क्वार्टर में आपने बेटा 15 करोड़ के आसपास का धंधा कर दिया, आपने 4.5 करोड़ फिर जमा करा दी बेटा, फिर 3 महीने धंधा करा, फिर जमा करा दिया, फिर 15 मार्च तक धंधा करा, फिर जमा करा दी।
ठीक है बाबू, जब 15 मार्च को आप जमा करा रहे हो तो बेटा अगले 15-16 दिन का तो आपको कुछ नहीं पता ना 31 मार्च तक क्या होने वाला है, पर आपने अपने अंदाजे से जमा करा दिए। ऐसा भी हो सकता है बेटा पैसे ज़्यादा पहुंच गए हों सरकार के पास, और ऐसा भी हो सकता है पैसे सरकार के पास कम पहुंचे हों। मान लो मेरा धंधा ज़्यादा का हुआ कम पहुंचे, या बेटा धंधा कम का हुआ मैंने पैसे ज़्यादा जमा करा दिए, हो सकता है ना, हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है बाबू, आपने टैक्सेस 4 किस्तों में एडवांस टैक्स जमा करा दिया सरकार को, इसका बेनिफिट कब मिलेगा आपको? भाई एसेट में मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जिसका बेनिफिट मिलने वाला होता है। बेटा आपको रिटर्न भरनी है अगले 6 महीने के अंदर अंदर, कंपनी को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने कंपलसरी हैं, तो 30 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। 30 सितंबर तक आपको रिटर्न में दिखाना ही दिखाना है कि मैंने पिछली 31 मार्च तक इतना कमाया था और मेरा टैक्स इतना बैठता है। तो क्योंकि बेटा जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आप इस एडवांस टैक्स का बेनिफिट उठाओगे। मान लो बेटा आपने दिखाया कि पूरे साल मैंने धंधा करा टोटल 40 करोड़, एक बार मैंने 9 करोड़ का टैक्स जमा करा, एक बार मैंने 15 का जमा करा, एक बार इतने का, एक बार इतने का। 40 करोड़ पे इतना टैक्स बैठता है, मैंने इतना टैक्स जमा कर दिया, मेरा बेनिफिट ये है, अगर मैंने ज़्यादा जमा किया तो वापस दे दो, कम किया तो मैं थोड़ा और कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इस टैक्स का बेनिफिट अगले 6 महीने के अंदर अंदर मिलने ही वाला है आपको, तो बेटा इसी वजह से पार्ट आता है करंट एसेट्स का, और उसमें भी बेटा अदर करंट एसेट्स का। ठीक है जी, एक लास्ट बात, थक गया मैं तो पढ़ा पढ़ा के भैया। ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ। बेटा अनअमोर्टाइज्ड खर्चे कुछ याद आ रहा होगा, अदर नॉन करंट एसेट में भी आया था, शेयर इशू एक्सपेंस याद करा दूं एग्जांपल, प्रेफरेंस शेयर इशू करा 10 सालों के लिए, और बेटा प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में लगभग 8% खर्चे हो जाते हैं। 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर इशू करे 8 लाख रुपए का खर्चा, अगर सीधा 8 लाख रुपए डाल दोगे ना एसपीएल में तो बेटा सीधा लॉसेस आ जाएंगे, और आप चाहोगे भी नहीं लगातार डालना कि 8 लाख एक ही साल में डाल दो। आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट ये प्रेफरेंस शेयर 10 साल के लिए मुझे मिले हैं, 10 साल के लिए पैसा है मेरे पास, क्योंकि बेटा मेरे को बेनिफिट 10 साल तक मिलना है, तो खर्चे भी मैं 10 साल में डालना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा बात तो ठीक है तेरी, तो एक काम कर 10 साल में डाल। तो आप पहले साल 80,000 रुपये डालते हो, 7,20,000 वहाँ दिखा देते हो, ऐसे ही करते हो ना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, 30 मई आज 2001 है, 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे, बेटा लास्ट किस्त कब बैठेगी? 30 मई 2010। 2010 को खत्म हो रहा है सब कुछ, 10 साल खत्म हो रहे हैं। आप सोचो 31 मार्च 2010 को आपकी बैलेंस शीट में क्या हो रहा होगा? 2 महीने के बाद बेटा 80,000 रुपये एसपीएल में डालने हैं, 2 महीने के बाद, तो बेटा आप उसको अदर नॉन करंट एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे बेटा? अदर करंट एसेट्स में। क्या लिखा मैंने? अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ। अगर कोई अनअमोर्टाइज एक्सपेंस है जिसको आज तक राइट ऑफ नहीं किया, लेकिन राइट ऑफ अगले 12 महीने में करना है, तो बेटा वो कहां पर आएगा? अदर करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है जी, ओके बात बाबू। 3 छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, उसमें वो कर रहा हूँ, 2 मिनट में आपकी छुट्टी कर रहा हूँ। ठीक है जी, 1 सेकंड के लिए आज भाई पोस्ट करना। बाबू सामने देखना, मैं 3 एग्जाम्पल कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। अब इलस्ट्रेशन 1 to 24 ये हो सकते हैं, क्योंकि सब में ये पूछा हुआ है ये लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, मेन एंड सब एड्स, ये सबकी एसेट कहाँ जाएंगी, मेन एंड सब एड। देखो हैं तो 24 मिनट के, पर आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालेंगे आज, सिर्फ आप 10 कर लाना। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 1 to 10 होमवर्क है। 1 to 10 में यार 1 to 12 कर लो, क्योंकि ना इसमें से 4 तो ऐसे हैं जिसमें पूछा हुआ है लाइबिलिटी साइड के मेन एड बता दो, उनके सब एड बता दो, एसेट के मेन एड बता दो, सब एड बता दो, वो 4 मत करना। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 1 to 12 होमवर्क कल आएंगे, प्रॉब्लम लेंगे, 5-6 कल यहीं करेंगे, ठीक है ना। ना ऐसे नहीं करेंगे, 5-6 यहाँ नहीं करेंगे, कल सिर्फ प्रॉब्लम लेंगे, एसपीएल शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर अगले दिन के होमवर्क बचे हुए 12 हैं। छुट्टी है, हाँ तो तभी तो ज़्यादा होमवर्क दूंगा ना, फिर एसपीएल याद भी करने को दूंगा ना।
चलो, लेकिन बेटा आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, ये चैप्टर याद हो जाने दो, फिर देखना आप बुक कैसे चलेगी, बहुत मजा आएगा मेरे को कराने में। चलो बाबू, एग्जाम्पल 3 है। पहला बार ऐसा है कि एक ही चैप्टर में एग्जाम्पल भी है, इलस्ट्रेशन भी है, 3 ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। 2 मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। बाबू कहता है ओलंपस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन रिजर्व्स एंड सरप्लस एस बैलेंस ऑफ एसपीएल। ओलंपस लिमिटेड कोई फर्म है, कहता है ओपनिंग डेबिट बैलेंस है एसपीएल का। बाबू अगर एसपीएल में लॉस हो, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, कहां शो करते हैं? एसेट साइड। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हैं एस नेगेटिव आइटम। देख लो, तुम सुना चुके हो, अगर कुछ डाउट हो तो यही तो शो करते हैं, लिखा हुआ है ना, एसपीएल को शो कर देना एस नेगेटिव आइटम अगर लॉसेस हो। तो उसने कहा डेबिट बैलेंस है 5 लाख रुपए के। इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 22। हाउ वुड यू शो दिस आइटम इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। कहते कैसे शो करोगे बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट्स में, मेरी तरफ देखना बाबू। सबसे पहले तो तरीके से चलना, ठीक है ना, ये आपके गंदे मंदे तरीके नहीं चलेंगे, फॉर्मेट कबाड़ा सा बना दिया या कुछ लिखा नहीं, सब रहता हो जाएगा यहाँ पर, 1 नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, लूटने के नंबर हैं तो। बाबू क्या लिखोगे फॉर्मेट में? पर्टिकुलर, नोट नंबर, सर फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर। और अगर आपने ढंग से देखा हो तो बेटा मेरा करंट ईयर 31 मार्च 22 है, क्वेश्चन पढ़ा हो मेरे साथ साथ। तो बेटा अगर ये 22 है तो बेटा 31 मार्च 21 है ये, ठीक है। मेरी तरफ देख रहे हैं 2 मिनट, एक क्वेश्चन मेरे मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप कर पाओ। बेटा पहली मेरी साइड कौन सी है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। सबसे पहला मेन हेड का नाम क्या है बेटा? शेयर होल्डर फंड। और बेटा उसी में आता है सेकंड पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सीधा रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख दिया। अब मेरी बात सुनना बाबू, उसने बोला फर्म के पास ओपनिंग में एसपीएल का डेबिट बैलेंस है 5 लाख। अगर बेटा मेरे पास करंट ईयर की ओपनिंग में 5 लाख डेबिट आए तो प्रीवियस ईयर के एंड में भी 5 लाख ही होंगे लॉस। तो बेटा प्रीवियस ईयर के एंड में 5 लाख का लॉस है, मैंने लिख दिया। कहता है इस साल का 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, कहना 5 का लॉस था, 8 का प्रॉफिट हुआ, चलो जी 3 का प्रॉफिट हुआ, खत्म, लो जी लाओ 3 नंबर दो। कुछ नहीं देगा वो, क्योंकि आप एक बात समझो, रिजर्व एंड सरप्लस में कितने रिजर्व हो सकते हैं? 8 तो मैंने पढ़ा है, 1 छोड़ा हुआ है, कुछ याद हो तो। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन, सिक्योरिटी प्रीमियम, सरप्लस, अदर रिजर्व, अदर फंड। बुद्धि घूम जाएगी, सुना के भी बुद्धि घूम रही तुम्हारी तो। सर 8 होते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप एक डॉक्टर हो जिसने मेरी फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको क्या पता ये 5 का 3 कब हो गया, ये 5 लॉस थे 3 कैसे हुए? आपको तो बताना पड़ेगा ना, मेरी जिम्मेदारी है ना आपको ढंग से बताऊं कि ये कैसे हुए, ठीक है ना। तो बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूं नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 का कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, जैसे मर्जी करो, जनरली ऐसे ही किया जाता है। नोट नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नोट बनाऊंगा बेटा, इसमें ना जैसे यहाँ 2 कॉलम खींचता हूँ ना अलग अलग, यहाँ एक सिंगल कॉलम खींचता हूँ। और कैसे लिखता हूँ देखना बाबू, क्योंकि मैंने एसपीएल में कमाया, सारी बात एसपीएल की चल रही है, तो मैं लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो बेटा उसी का नाम बताओ जिसकी बात चल रही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात चल रही है। ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख लॉस ड्यूरिंग द ईयर, मैंने अर्न करे बेटा 8 लैक्स, और यहां से बेटा ये बना 3। बताओ, सिंपल, समझ में आई बात? क्यों कर रहे हैं ये समझ रहे हो ना?
अगर कोई बेटा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का आदमी है उसे तो समझाओ ना कि 5 का 3 हुआ कैसे, समझाना पड़ेगा ना। और जरूरी नहीं है ऐसे ही होता सर, और किसी रिजर्व का नाम होता, मान लो 8 लाख रुपए का एसपीएल ना होता, रीवैल्यूएशन रिजर्व होता तो यहाँ लिखता है एसपीएल, ये तो 5 लाख लॉसेस में ही है। रीवैल्यूएशन रिजर्व ये 8 लाख का प्रॉफिट है, नेट ऑफ करके 3 लाख है, लिख दिए 3 लाख। तो ठीक है आप मुंह जवानी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर बेटा यूजर को उससे इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती ना। समझ में आ रही है बात? चलो एक आखिरी बात, ऐसे ही 1 मिनट का और क्वेश्चन है, मैं इसी में रब करके कर दूंगा। बेटा 2 आपके लिए छोड़ दिया, 3 थोड़ा मुश्किल है, वो कर देता हूँ। मतलब इसमें मुश्किल का लेवल समझ सकते हो क्या होगा। कहता है रॉयल लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21 को ये बैलेंस है, यानी कि 31 मार्च 21 को भी यही बैलेंस होगा। सोच पा रहे हो? और मेरे को इससे पता लग गया कि मेरा करंट ईयर 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो फिगर एज एट द एंड ऑफ 31 मार्च 22, फिगर एज एट द एंड ऑफ 31 मार्च 21। चलो तो सर 1 अप्रैल 21 को बैलेंस है, जर्नलिज्म में 2 लाख का प्रॉफिट, एसपीआर 1 लाख का पॉजिटिव, एसपीएल 7 लाख से नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ना। कहता है 31 मार्च 22 तक क्या हुआ, 4.5 लाख का और लॉस हो गया। शो हाउ कैसे कैसे अपीयर होगी बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट्स में, मेरी तरफ देखना। इसी में कर दूं चेंजेस, मेहनत बच जाएगी। क्या एक काम करो, पिक क्लिक कर लो पहले तो, आकाश एक सेकंड होस्ट करियो। चलो लो पुत्र सामने देखना प्लीज। देखो बेटा अब मैं आपको सबसे काम की बात बता रहा हूं। उसने कहा 1 अप्रैल 21 को 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, 1 लाख का एसपीआर है, 7 लाख का पी&एल का नेगेटिव बैलेंस है। अब ज़्यादा डॉक्टर मत बनना, कहीं पता लगे उस पर भी नोट नंबर 1 बना दो। अरे पिछले साल के लिए हम कभी कोई नोट नहीं बनाते। जब पिछले साल हमने ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी होगी ना 31 मार्च 21 को, तो यहाँ लिखा होगा 31 मार्च 21, यहाँ लिखा होगा 31 मार्च 20, और पिछले साल के नोट नंबर में सारी इन्फो दी होगी। इस साल उसकी कोई इन्फो देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी करंट ईयर के नोट नंबर की है। तो बेटा यहां सीधा डायरेक्ट लिखना का लॉस है। ये कैसे आया, 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 7 नेगेटिव 4 नेगेटिव। इसका नहीं मुझे बताना, मेरी ठेकेदारी करंट ईयर का ढंग से बताने की है। ठीक है जी। चलो अब करंट ईयर का अब आ जाओ नोट नंबर, अब सही से बना देते हैं। चलो बाबू बैलेंस एसपीएल का नेगेटिव था 7 लाख, ऐसे ही था। ड्यूरिंग द ईयर कहता है 4.5 लाख का और लॉस हो गया। तो बेटा एसपीएल में नेगेटिव कितना आ गया बेटा, 11.5। एसपीएल में नेगेटिव कितना आ गया, 11.5। पर अभी भी बेटा मेरे पास जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं, एसपीआर पड़ा हुआ है 1 लाख का, 2 लाख के ये पड़े हुए हैं, 1 लाख का ये पड़ा हुआ है, यानी कि बेटा अभी भी टोटल ओवरऑल लॉसेस है 8.5 लाख रुपए के। ठीक है जी, ये लो। अब ये मत कहना 4 लाख पिछले साल लॉस था, 4.5 का और लॉस हो गया, लो सीधा 7। और वही बताओ यूजर को सब बताओ। ठीक है मुंह जबानी हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, आप कर सकते हो, कंपनीज भी कर सकती हैं, पर सब बताना पड़ता है। एग्जाम्पल 2 इलस्ट्रेशन 1 to 12। आज के लिए इतना रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय।